नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जो हम बात करेंगे गठबंधन में दरार की, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, इंडिया गठबंधन को दो बड़े झटके लग चुके हैं। कैसे लगा है झटका, बता रही है हमारी संवाददाता जूही सिंह। इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी जो है यानी तृणमूल कांग्रेस से बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने जो है आज ऐलान कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और इस बार पार्टी का किसी भी दल से कोई तालमेल नहीं होगा। और ममता बनर्जी ने ये भी कहा है राहुल गांधी का बिना नाम लिए कि राहुल गांधी अपने इन दिनों न्याय यात्रा पर है, बावजूद इसके उनको पश्चिम बंगाल में वो गुजरेंगे, लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह की शिष्टाचार की जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने दर्द भी बयां किया और उन्होंने कहा कि हमने जो भी प्रस्ताव कांग्रेस को दिए थे उसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से नकार दिया गया और हमें किसी भी तरह से जो है उसका कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा है। हमने कहा है, दो टूक में ममता बनर्जी ने कहा कि हमने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है 300 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी जो क्षेत्रीय दल है उनको बीजेपी का मुकाबला करने दे। हालांकि कांग्रेस इस पर राजी नहीं है। वही मुख्यमंत्री भगवंत मान की उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब पंजाब में भी कांग्रेस से अलग होकर पार्टी चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा जो है झटका और कह ले कि उन पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीएम भगवंत मान ने अब साफ कर दिया है। तो लगातार एक के बाद एक जो है कहीं ना कहीं गठबंधन में जो पार्टियां जो है एक दूसरे से सभी किनारा करती जा रही है। कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर सहमति जो है गठबंधन में बन नहीं पा रही है और ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका हो सकता है। बीजेपी को अब देखना होगा कि बीजेपी को कड़ी मात देने के लिए इंडिया गठबंधन अब क्या रुख अपनाती है। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। आपको बता दें, जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की बात को लेकर आजकल चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां तक आपको बताएं कि कर्पूरी ठाकुर के पोते ने जो है प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया कि 36 साल के परिश्रम का फल मिला है, तो वहीं इस पर सियासत भी हो रही है। तो कई लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार के ऊपर कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस जब सरकार में रही तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को ऐसा भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। साथ ही आपको बताएं कि इस मामले को लेकर जदयू की लंबे समय से मांग थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। हालांकि ये जब ऐलान हो गया तो उसके बाद जदयू ने पीएम मोदी का आभार जताया है और साथ ही तमाम बिहार के लोग हैं उन्होंने भी पीएम के प्रति अपना आभार जताया है। आपको बता दें कि जहां तक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से बिहार के लोगों में उत्साह है, तो वहीं कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हो सकता है ये भाजपा की एक नई स्ट्रेटजी है यूपी और बिहार की जनता को साधने की 2024 के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजनीतिक जानकारों का मामला कहां तक सही निकल कर आता है या फिर नहीं। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस में आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सुशील बहल। वाराणसी में ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट्स को लेकर सुनवाई हुई। क्या हुआ कोर्ट का फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौबे। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानव्यापी प्रकरण मामले में आज जिला अदालत में इस बात पर बहस होनी थी कि क्या एएसआई की सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए या फिर नहीं। एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष था जो कि पूरी याचिका का विरोध कर रहा था, वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से डाली गई याचिका को लेकर आज जिला अदालत में सुनवाई हुई, जिस दौरान जिला अदालत ने मौखिक तौर पर यह कहा है कि दोनों पक्षों को एएसआई रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दी जाएगी, यानी कि जो रिपोर्ट आई है उसको दोनों पक्षों को सौंपा जाएगा। देखना होगा कि क्या ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आती है या फिर नहीं। लेकिन अगर ये भी संभव है कि अगर ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाई जाती है तो दोनों पक्षों को संभवतः एफिडेविट के तहत ये स्वीकारना होगा कि इस पूरे रिपोर्ट को जो है अपने से बाहर नहीं जाने देंगे, यानी कि अपने तक ही सीमित रखेंगे। ऐसा हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी जिला अदालत ने कोई लिखित आदेश नहीं निकाला है। अभी सिर्फ इतना ही कहा गया है कि दोनों पक्षों को जो है एएसआई की सर्वेक्षण रिपोर्ट दी जाएगी और दोनों पक्ष उस रिपोर्ट को पढ़कर जिन बिंदुओं पर आपत्ति होगी वो दर्ज करा पाएंगे। तो जिला अदालत में एक अहम जो एक फैसला था वो आ जाने वाला था, लेकिन देखना होगा कि कब तक लिखित तौर पर एएसआई अपना आदेश निकालता है और क्या वो आदेश जो है हिंदू के पक्ष में होगा, क्या वो आदेश मुस्लिमों के पक्ष में होगा। इसको देखने के लिए इंतजार करना होगा। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को पत्र लिखा। क्या कुछ लिखा उन्होंने इस पत्र में, बता रही हैं हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने जब से आसाम में प्रवेश किया है, तब से राहुल गांधी और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दें, इसी जुबानी जंग के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राहुल गांधी के सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है। आपको बता दें, खड़गे ने अपने पत्र में लिखा है कि आपको ज्ञात हो 14 जनवरी 2024 को कांग्रेस ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी, जो मुंबई तक जाएगी। इस यात्रा का मकसद भारत की जनता के बीच न्याय और सद्भावना को बढ़ावा देना है। खड़गे ने तंज भरे लिहाजे में कहा कि जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने 18 जनवरी को असम में प्रवेश किया, ऐसे कई मौके आए जब आसाम पुलिस ने राहुल गांधी को ज्यादा ही सुरक्षा देने की कोशिश की, जबकि राहुल को पहले ही Z+ सिक्योरिटी मिली है। अपने पत्र में उन्होंने 5 पॉइंट में बताया कि किस तरह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आसाम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि आसाम में प्रवेश करने के बाद आसाम पुलिस लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि जो यात्रा के लिए रूट तय किया गया था, राहुल गांधी ने उससे अलग हटके दूसरे रूट पर अपनी यात्रा निकाली और उसके बाद ही कल पुलिस से झड़प के दौरान राहुल गांधी ने बैरिकेड्स भी तोड़े, जिसमें राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर FIR भी दर्ज हुई है। इसी संबंध में जो खड़गे हैं, उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा की मुद्दे को उठाया है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस नॉर्थ। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक का आयोजन किया। क्या कुछ हुआ खास इस बैठक में और किन फैसलों पर लगी है मोहर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड की धामी सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए गए। धामी सरकार ने प्रदेश में गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ने का जो समर्थन मूल्य है उसको 20 रुपये बढ़ाने का काम यहाँ पर किया है। अब ये कह सकते हैं कि इस समर्थन मूल्य में 375 जो अगेती प्रजाति की होती है वो प्रति कुंटल यहाँ पर मिलेगा। जो अन्य प्रजातियाँ हैं 365 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। और ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, उससे ये ज़्यादा गन्ना मूल्य यहाँ पर घोषित किया गया है। उत्तराखंड के किसानों को लाभ मिल सके, इसके लिए धामी सरकार लगातार निर्णय ले रही है। इसके अलावा आज की कैबिनेट में कई ऐसे अहम निर्णय यहाँ पर लिए गए जो कर्मचारियों के हित के थे, जिसमें ये कह सकते हैं कि पदोन्नति के रास्ते सेवा नियमावली में संशोधन या फिर जो नए पद सृजित होने थे उसको लेकर भी अहम निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। धामी सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। कोशिश यही है धामी सरकार की कि राज्य में संतुलित विकास हो सके। उसके लिए जो जरूरी है, जिन कर्मचारियों के कंधों पर, अधिकारियों के कंधों पर विकास की जिम्मेदारी है, उनके बीच में भी न्याय होता रहे। और उसके लिए जरूरी है कि जो सेवा नियमावली है उनमें लगातार संशोधन होते रहे, ताकि समय समय पर परिवर्तन के आधार पर विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा सके और उसके लाभ कर्मचारियों को मिल सके, राज्य की जनता को भी मिल सके। कैमरामैन हसीना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर हम मंच स्तर पर हैं। आपको सामने दिखाना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री कल जहाँ आएंगे वहाँ मंच बाकायदा तैयार कर लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रदेश के अधिकारी, मैं बिल्कुल मंच पे हूँ, जहाँ LED लगी हुई है, बड़ी मंडल के अधिकारी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और कई फोर्स यहाँ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगाई हुई है। जबकि SP जी ने अपने अंडर में ये पूरा मंच ले लिया है और पंडाल ले लिया है। SP जी ने अभी प्रधानमंत्री के काफिले का भी रिहर्सल भी किया है। ये जो मेरे पीछे पूरा पंडाल आप देख सकते हैं कि पूरे पंडाल में तैयारी जोरों से की जा रही है। अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ पर पुलिस, भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगातार जो कल प्रधानमंत्री यहाँ आने हैं, बताया जा रहा है कि करीब 2000 से ज़्यादा करोड़ की जो योजना है उसका शिलान्यास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुंबई जाने का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई में उत्तराखंड कौशिक का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों होना है।
राज्य की जो संस्कृति है उस संस्कृति को नई पहचान दिलाने का काम इस कौतिक में यहाँ पर होता है। उत्तराखंड के जो उत्पाद है, जो लोकल उत्पाद है, उनको इस मेले में नई पहचान मिलती है। और अब तो उत्तराखंड का जो नया नाम है, उत्तराखंड की जो नई पहचान है, वो पहचान पूरे विश्व में अपनी बनाती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस उत्तराखंड कौतिक का जो शुभारंभ करेंगे, उसमें जो राज्य के जो लोकल कलाकार है उनको भी वहां पर सम्मानित करेंगे। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड का जो व्यवहार है, उत्तराखंड की जो पहचान है, वो इस मेले में यहाँ पर दिखती है। लोग यहाँ पर उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। बेरोजगारों के लिए देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है कांग्रेस और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है। देहरादून में मैं बात करूं तो एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है युवा मोर्चा द्वारा और इसमें जो टोल फ्री नंबर है ताकि जो बेरोजगार है वो मिस कॉल इसमें मार सके, ताकि जो स्थिति है बेरोजगारों की वो कांग्रेस जान सके। और इसी के तहत जो युवा मोर्चा है उसने आज प्रेस वार्ता करी और उसमें जो केंद्र और राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो वादा जो भाजपा सरकार ने युवाओं से किया था वो वह पूरा कर नहीं पाई है और इसी के तहत जो टोल फ्री नंबर है वो जारी किया गया है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के लिए एक बेरोजगार एक बड़ा मुद्दा रहेगा कांग्रेस के लिए और इसी के तहत वो जन जन तक जाने की कोशिश करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी प्रचंड जीत के लिए इस तरह बेरोजगारी को एक मुद्दा बना के उसमें कार्य करेंगे। वहीं आप भारत जोड़ो यात्रा भी न्याय यात्रा भी को राहुल गांधी के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसी के तहत ये टोल फ्री नंबर जारी हुआ है। अब देखना होगा ये टोल फ्री नंबर का लोकसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचता है। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष सुनियाल के साथ में तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। गाजियाबाद में अवैध निर्माण जोरों शोरों पर चल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद में लगातार अवैध निर्माण जारी है। दरअसल आपको बता दें, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जोन 5 बहरामपुर, तिगड़ी गुलचक्कर, सिद्धार्थ विहार, बागू आने वाले क्षेत्र में लगातार बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। दरअसल जो बिल्डर नक्शा जीडीए से पास कराते हैं, बिल्कुल उसके विपरीत अपनी बिल्डिंग बहुमंजिला इमारत खड़ा कर देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। दरअसल आपको बताएं कि गाजियाबाद का जो ये सिद्धार्थ विहार है, बागू है, ये एक तरीके से अवैध कॉलोनी में जीडीए की कागजों में आता है। और आपको बता दें इसके आसपास जो भी क्षेत्र में अब कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है वो जेई और एई और सुपरवाइजर की निगरानी में की जाती है। जेई और जो सुपरवाइजर जीडीए के हैं वो उन क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई करने की बजाय उनसे एक मोटी रकम वसूलते हैं और उनको अवैध निर्माण करने का एक बढ़ावा देते हैं। जब हमने इस मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने लगातार अधिकारी को निर्देश कर रहे हैं कि भी किसी भी जोन में किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण न किया जाए। इसके बावजूद अगर कहीं अवैध निर्माण करता कोई दिखाई देता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधी सुपरवाइजर और जेई पर होगी, लेकिन जेई और सुपरवाइजर। दिल्ली में 6ठी क्लास के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक स्कूली छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला नॉर्थ दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शास्त्री नगर का है। मिली जानकारी के अनुसार 11 साल का ये बच्चा 6ठी क्लास का छात्र था और रोजाना की तरह जब ये बीते दिनों अपने घर पहुंचा तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवारजनों ने जब दबाव डाला तो छात्र ने बताया कि वरिष्ठ छात्रों ने उसके साथ मारपीट की है। परिवारजनों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी हालत बिगड़ती देख उसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन आखिरकार छात्र अपनी जिंदगी और मौत के बीच हार गया। बीते 20 जनवरी को छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद अब परिवारजनों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी का परिणाम रहा कि बुधवार को आज परिवारजनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। फिलहाल परिवारजन लगातार प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही अब मामले की जो है सूचना पुलिस को दी गई है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जिस तरीके से स्कूली छात्र की मौत हुई और जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि उसी स्कूल के वरिष्ठ छात्रों ने उसके साथ मारपीट की है, तो कहीं ना कहीं स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार छात्र की मौत की असली वजह क्या थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आगे लगातार जांच कर रही है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
मथुरा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने निकल कर आई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा के वृंदावन में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें नवजात बच्ची का भ्रूण मिला है। एक नवजात बच्ची का भ्रूण ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से 100 मीटर दूरी पर मिला है, जिसको लेकर लोगों में सनसनी फैल गई। लोगों ने देखा कि नवजात भ्रूण जो है एक बच्ची का है, यानी वो फीमेल है, और उसको देखकर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसमें महिलाओं में काफ़ी रोष भी देखने को मिला। उस भ्रूण को देखकर जो है ऐसा लगता है किसी ने इस भ्रूण को डाला है। कुत्ते भी उस भ्रूण को छत बेछत करने में लगे हुए थे। इसको देखकर लोगों में काफ़ी आक्रोश पनपा और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। ये मामला जो है वृंदावन का है। नवजात मिलने से एक बच्ची का भ्रूण मिलने से लोगों में काफ़ी चर्चाओं का विषय है। बाजार भी चर्चा का गर्म हुआ है। इसको लेकर कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए और अपना रोष भी व्यक्त किया। इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद फारूक, मथुरा। रायबरेली में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। भीषण ठंड और घने कोहरे की चादरों ने इस समय पूरी उत्तर प्रदेश समेत रायबरेली को परेशान कर दिया है। बता दें कि लगातार लगभग 20 दिनों से कड़ाके की ठंड में लोगों का जीवन यापन अस्त व्यस्त हो गया है। जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि जो कड़ाके की ठंड पड़ रही, इससे निजात दिलाने के लिए लोगों को रैन बसेरे और अलाव की समुचित व्यवस्था की जा रही है, लेकिन लंबे अरसे से इस कड़ाके की ठंड ने सरकारी व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से चौपट कर दिया है। बता दें कि जिस तरह से लगभग 20 दिन हो गए हैं, 12 बजे तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं और लगातार कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। ऐसे में कहीं न कहीं सड़कों पर जो वाहन चलने वाले हैं वो पीली लाइट जलाकर रेंगते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं सरकारी जो कामकाज करने वाले, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो भी रोड के किनारे जाने के लिए जब खड़े होते हैं तो अलाव का सहारा लेकर अपने वाहनों का इंतजार करते हैं। वहीं बता दें कि कोचिंग जाने वाले छात्र भी इस कड़ाके की ठंड की मार सह रहे हैं और कहीं न कहीं हाथों में ग्लव्स और कानों में टोपी और मफलर का सहारा लेकर जा रहे हैं। जिस तरह से बात करें छुट्टियों की, तो कक्षा 8 तक के जो विद्यालय हैं वो बंद कर दिए गए हैं और उनकी छुट्टी लगातार बढ़ाई जा रही है। अभी 2 दिन के लिए फिर छुट्टी बढ़ा दी गई है। इसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा, ये तो ठंड पर आधारित होगा। लेकिन जिस तरह से जानकारों की माने तो उनके अनुसार लगभग 10 साल का रिकॉर्ड जो है ठंड ने तोड़ दिया है और ऐसे में कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में जिला प्रशासन के जो दावे थे उसको भी पूरी तरह से फेल करती हुई नजर आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जिला प्रशासन इस चुनौती के सामने खरा उतरता है या व्यवस्थाओं को किस प्रकार से वो सुधारने पर काम करता है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद की मसूरी थाने पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दरअसल आपको बता दें, जब मसूरी थाने की पुलिस दिल्ली मेट एक्सप्रेस वे के अंडरपास के बाद चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान चेकिंग के दौरान 2 बदमाश बाइक पर आते हैं और पुलिस को देखकर भागने लगते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है। जब पीछे के दौरान करने के बाद पुलिस पर वो बदमाश फायर कर देते हैं। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा हेतु उन पर फायर किया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो बाइक समेत वहां गिर गए। जब पुलिस ने उनको पकड़कर उनसे पूछताछ की तो बदमाशों की पहचान मुरादनगर के रहने वाले 2 उनके रूप में हुई है, जो कि मुरादनगर के रहने वाले। उनके पास से पुलिस ने एक जिंदा कारतूस और एक तमंचा भी बरामद किया। दरअसल एसीपी मसूरी ने बताया है कि जो बदमाश पकड़े गए हैं वो मुरादनगर के रहने वाले हैं और विगत 22 तारीख की जनवरी की रात को उनके द्वारा दंपत्ति से गाड़ी रोककर उनका मोबाइल लूटा गया था। जो घटना उनके द्वारा की गई थी, पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी, जिसमें आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल इन मामले में उसके साथ के 2 और बदमाशों उनकी तलाश कर रही है और पुलिस इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जल्दी उन बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच भी मुठभेड़ देखने को मिली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जी हां, आपको बताते चला, मैनपुरी की कुराउली पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बीती 4 जनवरी को
आभूषण जो दंपत्ति थे उनसे लूटे थे और उसके बाद पुलिस ने इस पर बिल्कुल कार्रवाई करना शुरू किया था। एसपी विनोद कुमार सिंह ने कई टीमें गठित की थी इन शातिर चोरों को गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि चारों चोरों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक चोर के पैर में भी गोली लगी है, जिसके बाद यह घटना बीती देर रात 2:30 बजे तकरीबन बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि लखौरा पुल के समीप ही बदमाश भागने की फिराक में है, तभी पुलिस ने उनकी घेराबंदी की और पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग में जवाबी कार्रवाई करते हुए बचाव में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तो बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल बदमाश को देर रात ही जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी बना हुआ है। मौके पर मुठभेड़ की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बदमाशों का कहर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था, आपराधिक इतिहास भी काफ़ी लंबा बताया जा रहा है। चारों बदमाश शातिर किस्म के बताए जा रहे हैं। मैनपुरी से वॉइस के लिए मुकेश कुमार। रायबरेली में बाइक रिपेयरिंग की दुकान में लगी भीषण आग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। संदिग्ध परिस्थितियों में एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि पूरी घटना महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के तकिया चौराहे की बताई जा रही है, जहां पर देर रात एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान थी जिसमें आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि धू धू करके वो जलने लगी। जैसे ही लोगों की नजर पड़ी, स्थानीय लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आपको बता दें कि 2 बाइक व भारी तादाद में मोबाइल व लाखों का जो सामान था वो तब तक जलकर राख हो चुका था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो दुकान है वो धू धू कर जल रही है और लोगों की कड़ी मशक्कत पर ही इस आग पर काबू पाया गया। वहीं आपको बता दें कि इस पूरी घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताया जा रहा है। हालांकि जिस प्रकार से दुकानदार का नुकसान हुआ है वो 2 मोटरसाइकिल व बड़ी संख्या में मोबाइल जो रखे हुए थे वो जलकर राख हो गए। तो ऐसे में लाखों रुपए का नुकसान दुकानदार का बताया जा रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।